हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मराज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लेट्स क्रैक बीएसईबी पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, हम लोगों ने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था राजनीति शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, आज हम लोग उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। आइए एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? हम लोग पढ़े थे बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है मेरे भाई? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक थी? हम लोग पढ़े थे कि बेल्जियम में जो थी वो 59%, 59% लोग क्या बोलते थे? डच बोलते थे। और 40% लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। तो सबसे ज्यादा क्या बोलने वाले थे? डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। ठीक है, ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते थे? अब देखिए, ब्रुसेल्स बेल्जियम की जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहां कहानी उल्टी पड़ती थी। वहां 20% लोग क्या बोलते थे? वहां 20% लोग डच बोलते थे और 80% लोग फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, फ्रेंच। तो क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा क्या ब्रुसेल्स में फ्रेंच कितने प्रतिशत लोग बोलते थे? तो 80% लोग बोलते थे। ठीक है, चलिए, बेल्जियम ने अपने संविधान में 1970 से 93 के बीच कितनी बार संशोधन किया? तो हम लोग पढ़े थे बेल्जियम अपने देश में जो विभिन्नताएं थी उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 4 बार संशोधन किया था। अपने संविधान में 1970 से लेकर 93 तक 4 बार संशोधन किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो हम लोग पढ़े थे कि हमारे भारत के आजाद होने के 1 साल बाद ही क्या हो गया था? श्रीलंका भी आजाद हो गया था 1948 में। भारत हमारा 1947 में आजाद हुआ और उसके 1 साल बाद 1948 में क्या हो गया? श्रीलंका भी आजाद हो गया। ठीक है, भारत का एग्जाम्पल इसलिए ताकि आप याद रख पाए। ठीक है, भारत 1947 में आजाद हुआ था और उसके 1 साल बाद 1948 में श्रीलंका भी आजाद हो गया था। अगला सवाल देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा संख्या वाला कौन सी समुदाय है? तो हम लोग पढ़े थे श्रीलंका में 74% लोग सिहली है। ठीक है, कौन से हैं? सिहली। ठीक है, तमिल कितने हैं? तमिल 18% है और उसमें भी 5% भारतीय है और बाकी वहां के मूल निवासी है। ठीक है, 13%। चलिए आगे देखते हैं। श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया? तो हम लोग पढ़े थे कि 1956 में श्रीलंका की सरकार ने कुछ नियम निकाले, उसमें उन्होंने सिहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया था। उन्होंने क्या किया? सिहली भाषा को राजभाषा घोषित किया, जबकि वहां तमिल के लोग भी रहते थे। 18% लोग तमिल वाले भी रहते थे, लेकिन क्योंकि सिहली वाले 74% थे, उन्होंने सिहली को क्या कर दिया? राजभाषा घोषित कर दिया था। अगला सवाल देखिए, श्रीलंका में सिहली को राजभाषा बनाने का कानून कब पास हुआ? तो अभी पढ़े, कब पास हुआ था? 1956 में। 1956 में ही श्रीलंका की सरकार ने कई सारे नियम लागू किए थे और उसी 1956 में ही क्या किया उन्होंने? ये भी बनाया था। शासन के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होता है? सरकार को एक ही स्तर पे बांटता है। ठीक है, सरकार को जब एक ही स्तर पे अलग अलग अंगों में बांटा जाता है, अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये क्या हो जाता है? ये सत्ता का क्षैतिज वितरण हो गया। ये कैसा वितरण हो गया? क्षैतिज वितरण हो गया। लेकिन वही जब अलग अलग स्तर पे बांटा जाता है तो वो क्या हो जाता है? उद्वाद वितरण हो जाता है। तो ये कैसा वितरण हो गया? ये हमारा सत्ता का क्षैतिज वितरण हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? तो केंद्र राज्य अभी बताएं। केंद्र सबसे ऊपर हो जाता है, केंद्र सरकार। ठीक है, उसके नीचे राज्य सरकार, उसके नीचे स्थानीय सरकार। तो ये लोग क्या है? अलग अलग स्तर पे, ये केंद्र स्तर पे, ये राज्य स्तर पे, ये स्थानीय स्तर पे है। तो ये अलग अलग स्तर पे जब किसी चीज को बांटा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, लेकिन जब एक ही स्तर पे अलग अलग भागों में बांटा जाता है तो उसको हम लोग क्षैतिज वितरण बोलते हैं। जब उसको हम लोग अलग अलग स्तर पे बांटते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। इनमें से कौन सा सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है? तो हम लोग पढ़े थे
क्या होता है, यह टकराव को रोकता है, यह राजनीतिक अस्थिरता कम करता है, यह लोकतंत्र की आत्मा है। हाँ, हम लोग पढ़े थे कि सत्ता की साझेदारी को क्या कहा गया है, लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार क्या माना गया है, समाज क्यों बढ़ता है, किस आधार पर समाज जो है वो बटा हुआ है। तो हम लोग पढ़े थे कि जो शुरू में क्या किया गया समाज को, शुरू में समाज काम के आधार पर समाज को बांटा गया था। अब क्या होता है, जन्म से ही उस व्यक्ति का काम तय हो जाता है, तो जन्म से ही क्या हो जाता है, व्यक्ति बट जाता है अलग अलग समुदायों में। ठीक है, तो सामाजिक विभाजन का भी कारण जन्म ही है। उत्तरी आयरलैंड में किन दो धार्मिक गुटों के बीच हिंसक टकराव हुए। उत्तरी आयरलैंड में किस किस के बीच में, हम लोग पढ़े थे उत्तरी आयरलैंड में कैसे लोग रहते थे, ईसाई लोग रहते थे, और ईसाई दो तरीके के होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में ही क्या हुआ था, वहां उत्तरी आयरलैंड में विवाद हुआ था। तो क्या हो जाएगा, बी हमारा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अगला देखिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था। ये याद रखिएगा आप लोग, नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वो मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, इसके नेता कौन थे, मार्टिन लूथर किंग थे। तो इसको याद रखेंगे, मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में इसको चलाया गया था। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका था, यह कहने वाले कौन थे हमारे, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन कहना था हमारे महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी कहते थे कि धर्म को कभी भी अलग नहीं कर सकते हम लोग राजनीति से, धर्म कभी न कहीं आ ही जाएगा, हमको उसको लेकर ही चलना पड़ेगा एक साथ। चलिए, जब एक सामाजिक अंतर दूसरे सामाजिक अंतर से जुड़ जाता है तो क्या उत्पन्न होता है। तो जब सामाजिक अंतर आपस में टकराते हैं, जब सामाजिक अंतर टकराते हैं तो उससे क्या होता है, उससे सामाजिक विभाजन होता है। ठीक है, अगर सामाजिक अंतर टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, समाज विभाजित होगा। आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताए थे कि अगर एक समाज में अलग अलग धर्म के लोग हैं तो वो सामाजिक विभिन्नता हो गई, लेकिन जब वो लोग आपस में लड़ते हैं, उनके विचार टकराते हैं, तो क्या हो जाता है, वो सामाजिक विभाजन हो जाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाली विचारधारा क्या कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति धर्म को ही सबसे ऊपर रख ले, धर्म के हित के आगे बाकी सभी हित भूल जाए, तो उसको हम लोग, ऐसे सोच को हम लोग सांप्रदायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता। अगर कोई व्यक्ति धर्म के अलावा बाकी चीजों को ही सोचना ही छोड़ दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता बोलते हैं। आगे देखिए, भारत एक कैसा राज्य है, हम लोग पढ़े हैं भारत कैसा राज्य है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, जहां राज्य का या सरकार का अपना कोई भी धर्म नहीं होता है। तो भारत कैसा राज्य हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाएगा। ये सवाल बहुत बार आता है एग्जाम में, इसको अच्छे से याद रखिएगा। औरतों और मर्दों के लिए समान अधिकारों और अवसरों की मांग करने वाला आंदोलन क्या कहलाता है। तो जब औरतें मर्दों के समान अधिकार के लिए आंदोलन करना शुरू करती है तो उसको लोग नारीवादी आंदोलन कहते हैं। कौन सा आंदोलन कहते हैं, नारीवादी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां की गई है। देखिए, सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, सारा एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर देते रहिएगा। देखिए, महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है कहां की गई है, वो पंचायती राज संस्थाओं में की गई है। हम लोग पढ़े थे बिहार में जो है 50% सीटें आरक्षित कर दी गई महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए, हाँ वही सवाल है, कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है, कितनी प्रतिशत है, 50% सीटें आरक्षित है। अगला सवाल देखिए, पुरुष प्रधान समाज को क्या कहते हैं। पुरुष प्रधान समाज को हम लोग पितृसत्तात्मक कहते हैं, पितृसत्तात्मक समाज। आगे देखते हैं, लिंग भेद का मुख्य कारण क्या है, यानी लिंग के आधार पर जो लोगों में अंतर होता है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण सामाजिक बनावट या अपनी सोच नहीं, समाजों के द्वारा तय की गई भूमिकाएं है। समाज जो लोगों का पहले से भूमिका तय कर दिया है कि औरतें घर के अंदर की काम करेंगी, मर्द घर के बाहर के सारे काम करेंगे, मर्द पैसे कमा के लाएंगे, ये सारी चीजें तो समाज के द्वारा तय की गई जो भूमिका है उसके कारण ये लिंग विभेद होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान में जो 17वां अनुच्छेद है,
17वें अनुच्छेद में क्या किया गया है, छुआछूत को समाप्त किया गया है। तो 17वां अनुच्छेद हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन मुख्य रूप से किस देश की विशेषता है? तो जाति पर आधारित विभाजन हमारे भारत में ही होता है। ठीक है, जाति पे आधारित, यहां श्रीलंका में तो भाषा पे आधारित हुआ था, सिहिल, तमिल। ठीक है, भारत में ही होता है हमारे यहाँ। ठीक है, और बेल्जियम में किस आधार पे हुआ था? बेल्जियम में भी भाषा के आधार पे ही हुआ था। इनमें से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है? ये याद रखिएगा आप लोग, ये स्वीडन है। स्वीडन में महिलाएं पुरुषों के समान ही काम करती हैं, उन का भी सार्वजनिक जीवन में बहुत ज्यादा योगदान रहता है वहां। अगला देखिए, सिहली समुदाय का संबंध मुख्य रूप से किस धर्म से है? तो सिहली समुदाय का सिहली समुदाय कहाँ की है? श्रीलंका की है। और श्रीलंका वाले किस धर्म को ज्यादा मान्यता देते हैं? वो लोग बौद्ध धर्म को। तो पढ़े थे, नियम बनाया गया था कि बौद्ध धर्म को वो लोग बढ़ावा देंगे। तो सिहली समुदाय का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां किसका प्रतीक थी? तो ये जो श्वेतों और अश्वेतों के बीच विभेद हो रहा था उसका था, तो श्वेत शक्ति का, ये श्वेत शक्ति का प्रतीक था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बेल्जियम में शिक्षा, संस्कृति और भाषा के मामलों पर फैसले लेने वाली सरकार को क्या कहते हैं? तो देखिए, वहां हम लोग पढ़े थे, वहां 3 तरीके की सरकार बनाई गई थी। एक केंद्रीय सरकार थी, एक राज्य की अपनी सरकार थी, और एक सामुदायिक सरकार बनाई गई थी। और सामुदायिक सरकार जो थी वही लेती थी इन सभी चीजों पे, चाहे वो संस्कृति हो, शिक्षा हो, भाषा हो, इन सब पे निर्णय लेने का काम किसका था? सामुदायिक सरकार का। ठीक है, सामुदायिक सरकार ये सारे निर्णय लिया करती थी। अब देखिए, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस स्तर पर किया जाता है? तो भारत में सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो स्थानीय स्तर पे किया जाता है। ठीक है, सत्ता को बांट दिया जाता है अलग लोगों पे। श्रीलंका में गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या था? क्यों श्रीलंका में गृह युद्ध हो रहा था? लोग क्यों लड़ रहे थे आपस में? तो श्रीलंका में इसलिए क्योंकि वहां क्या किया गया? बहुसंख्यकवाद किया गया। क्योंकि यहाँ सिहली 74% थे और सिहली के अलावा जो होते हैं तमिल, वो 18% थे। तो तमिल लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया गया और सिहलियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई। इनको नौकरियों में छूट दिया गया, यानी क्योंकि ये इनकी संख्या ज्यादा थी इसलिए इन्हें बहुत सारी छूट मिली, इनको बहुत सारा अधिकार मिला, जिसके कारण तमिल लोग गुस्सा हो गए और इनको दोनों के बीच में बहुत ज्यादा भयंकर गृह युद्ध हुआ। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बहुसंख्यकवाद, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा थी इसलिए इनका सपोर्ट किया गया। अगला सवाल देखिए, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम मुख्य रूप से कितने तत्वों पर निर्भर करता है? हम लोग पढ़े थे, सामाजिक विभाजन की राजनीति का जो परिणाम है वो 3 तत्वों पर निर्भर करता है। सबसे पहला हम लोग पढ़े थे स्वयं की चेतना, फिर हम लोग पढ़े थे कि नेताओं की भूमिका, और चौथा सरकार का रवैया। लोग खुद के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी क्या आइडेंटिटी बनाते हैं, ये चीज सबसे पहला होता है। दूसरा होता है कि नेता लोगों की मांग कैसे रखते हैं सरकार के सामने, और चौथा कि सरकार कैसी मांगों को पूरा करता है। ठीक है, सॉरी चौथा नहीं, तीसरा। तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो जब भी 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं उसको हम लोग गठबंधन कहते हैं, गठबंधन की सरकार। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल अगर आपस में मिलकर सरकार बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? गठबंधन की सरकार। लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सत्ता के किस वितरण में की गई है? तो ये भी हम लोग पढ़े थे, किसमें की गई है? क्षैतिज वितरण में, जहां पर सरकार की शक्तियों को अलग अलग हाथों में बांट दिया जाता है। ठीक है, सरकार को क्या किया जाता है? सरकार को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया जाता है ताकि कोई भी अपनी शक्तियों का असीमित प्रयोग ना करने लगे, किसी भी शक्ति असीमित ना हो जाए कि कोई इसको रोकने वाला ही ना हो। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? विधायिका को सिर्फ नियम बनाने का काम दिया जाता है, कार्यपालिका सिर्फ उसको लागू कर सकता है, और न्याय करने का काम किसको दिया जाता है? न्यायपालिका को। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? जज की नियुक्ति कौन करता है? वो कार्यपालिका करता है। न्यायपालिका क्या कर सकता है? दोनों के कामों को रोक सकता है। तो इस तरीके से सभी मिलकर एक दूसरे पे नियंत्रण रखते हैं और संतुलन बना रहता है सरकार का। तो नियंत्रण और संतुलन का काम किसमें होता है? क्षैतिज वितरण में होता है। ठीक है, आगे देखिए,
बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है? तो बेल्जियम जो है वो यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है, यूरोप में। कहां है? यूरोप में। अगला सवाल देखिए, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कितने समूहों में बटे हुए हैं? हम लोग बताए तुम लोगों को कि श्रीलंका में कुल मिला के 74% सिंहल है, ठीक है, और 18% जो है वो तमिल है, और 18 में से भी 5% भारतीय तमिल है, और जो 18% है वहां के मूल तमिल है, श्रीलंका के मूल तमिल है, वहीं के रहने वाले हैं, ठीक है। तो तमिल कितने भागों में बटे हुए हैं? 2 भागों में। समझ में आ गया? किस किस में? तो भारतीय तमिल और वहां के मूल तमिल। मूल तमिल 13% है, सॉरी 18 नहीं, 13% है। 5% भारतीय और 13% वहां के मूल तमिल, कुल मिला के 18% तमिल है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कथन धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है? अच्छा, धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता और ना ही राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा गया कि सभी धर्मों को समान आदर देना, यह धर्मनिरपेक्षता है। सरकार, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है उसमें सरकार सभी धर्मों को बिल्कुल समान आदर करती है, तो ये उसके विरुद्ध नहीं है, पक्ष में है। राज्य का कोई एक धर्म, आर्थिक धर्म, सॉरी आधिकारिक धर्म होना चाहिए, हाँ ये गलत है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता राज्य का मतलब ही यही है कि धर्म, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान अधिकार और समान समानता देगी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है हमारे पास, राजनीति में धर्म का सबसे खतरनाक रूप क्या कहलाता है? तो जब लोग धर्म के नाम पे, जब लोग धर्म को सबसे ऊपर रख के, देश से ऊपर रख के लोग आपस में लड़ने लगे, हमारा धर्म बढ़िया है, तुम्हारा धर्म खराब है, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, ठीक है, महान समझने लगे, तो उसके बाद क्या होता है? लोगों में होते हैं दंगे, और इस ऐसी भावना को हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिकता। क्या बोलते हैं हम लोग? सांप्रदायिकता। जब लोग धर्म को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दे कि उसके आगे उसको कुछ दिखे ही नहीं, इतना ज्यादा धर्म में हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिकता। अगला सवाल हमारा, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? यानी लोकतंत्र जो हम लोग, अब हमारे भारत में लोकतंत्र है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? क्यों लोकतंत्र लगाया गया है? क्या लोकतंत्र का उद्देश्य है केवल अमीरों का विकास, कि हम लोग अमीर लोगों का विकास करें, अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सत्ता को किसी एक हाथ में रख देना? नहीं, हमारे यहाँ सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं होती, हम लोग वही पढ़ ही रहे कि सत्ता की साझेदारी होती है, ठीक है। सत्ता अलग अलग हाथों में, पावर अलग अलग हाथों में होती है। समाज के सभी वर्गों को सत्ता में भागीदार बनाना, हाँ ये होगा सही आंसर हमारा। क्या किया जाता है? समाज के हर वर्ग को पावर दिया जाता है, थोड़ा 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 करके, लेकिन सबको दिया जाता है, कोई भी वर्ग छूटता नहीं है। अगला सवाल देखो, बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगती है? तो इसका याद रख लेना है, बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से जुड़ती है, ठीक है। यहां पे हमारा अंतिम सवाल था, अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोग 40 में से कितने सवाल बना पाए हैं। तो चलते हम लोग, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लेट्स स्टडी, लेट्स ग्रो, लेट्स क्रैक BSc।